Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss our very important previous questions of education subject part 5. So in the previous part 4, we have completed many questions. So today I'm going to start part 5. So the question is, Shiksha Vani is an audio-based learning initiative. शिक्षा वाणी जो आपका ऑडियो बेस्ड लर्निंग इनिशिएटिव है किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, Rehabilitation Council of India, University Grant Commission, that means UGC, या फिर CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए, जो आपका शिक्षा वाणी था ये एक ऑडियो बेस्ड लर्निंग इनिशिएटिव, एक पॉडकास्ट थे जो सीबीएसई के थ्रू स्टार्ट किए गए थे 10th-12th के लिए, ताकि बच्चों को गाइडेंस मिल सके, एक डायरेक्शन मिल सके। तो शिक्षा वाणी में क्या था, ऑडियो पॉडकास्ट थे जो सीबीएसई के थ्रू स्टार्ट किए गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट जहां आपकी कॉम्पिटेंसी को चेक किया जा रहा है, कॉम्पिटेंसी लेवल आपका चेक किया जा रहा है। शुड बी डन जस्ट आफ्टर द एंड और कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। दैट मीन्स कि आप कोई भी डिग्री ले रहे हैं या कोई भी आप प्रोग्राम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ही आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट चेक किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। Should take into its scope all measurable components, aspects that need to be assessed. लेना चाहिए कब? जब सारे जो चीज आप मेजर करना चाहें, दैट मीन्स जो आपका टेस्ट हो, जो आपका असेसमेंट हो, वो वैलिड होना चाहिए। दैट नीड टू बी असेस्ड शुड बी ऑल मेजरेबल कंपोनेंट्स। दैट मीन्स जो चीजें असेस करनी है वही चीजें असेस की जाए। सो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। डज नॉट डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू यूज ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड अप्रोचेस। मतलब जो अप्रोचेस, जो टूल्स आप यूज करेंगे असेसमेंट करने के लिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट आपको चेक करना है, बच्चे को कॉम्पिटेंसी लेवल आप चेक करना चाह रहे हैं, तो आप एंड ऑफ द प्रोग्राम आप चेक करेंगे। जो मेजरेबल कंपोनेंट्स है जिनको चेक करना है आपको कॉम्पिटेंसी लेवल पर, वो चीजें आप चेक करेंगे। फेयर होगा, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो 1 A B and D ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो इस बेसिस पे आपका A B and D इज योर करेक्ट आंसर, विच इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। पोर्टफोलियो इज बेसिकली क्या चीज है? पोर्टफोलियो डेवलपमेंट एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस है, या एक डायनामिक प्रोसेस है, या एक टीचर सेंटर्ड प्रोसेस है? देखिए, ये पोर्टफोलियो डेवलपमेंट जो होता है एक डायनामिक प्रोसेस होता है, टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। इसके अंदर बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो डेवलपमेंट से हमें बहुत सारे स्किल्स का पता चलता है, बच्चे के अचीवमेंट का पता चलता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे ने क्या किया है, क्या उसके अचीवमेंट्स रहे हैं, कैसे उसने ग्रो किया है एक पर्टिकुलर क्लास में। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं, और इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायनामिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोगॉजी। तो हम जानते हैं पीडागॉजी एंड्रोगॉजी दोनों चीज हमने पढ़ी है। पीडागॉजी जब आपको बच्चों के लिए स्टडी करना हो, एंड्रोगॉजी जब आपको एडल्ट्स के लिए स्टडी करना हो, एडल्ट्स के अकॉर्डिंग। अब एडल्ट्स को लर्निंग ऑफ एडल्ट्स इज देयर विद इन इट्स स्कोप। एडल्ट्स का लर्न करना स्कोप विद इन इट्स स्कोप, ठीक है। लर्नर्स आर इंडिपेंडेंट एंड स्ट्राइव फॉर सेल्फ डायरेक्शन इन लर्निंग। दैट मीन्स लर्नर्स, एडल्ट लर्नर्स डिपेंडेंट तो नहीं हो सकते ना हर चीज के लिए टीचर्स के ऊपर, उनका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। उनको सेल्फ डायरेक्शन होना लर्निंग में, उन्हें कब कहाँ क्या चीजें लर्न करनी है, सेल्फ डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। टीचर डिसाइड्स व्हाट, हाउ एंड व्हेन एनीथिंग इज टू बी लर्नड। ये पॉइंट जो होगा वो पीडागॉजी के साथ जाएगा, एंड्रोगॉजी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि टीचर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उनकी स्ट्रेंथ देखते हुए, उनकी वीकनेस के अकॉर्डिंग उनकी लर्निंग प्लान करती है, बट वो पीडागॉजी होता है। एंड्रोगॉजी में एडल्ट इज खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी लर्निंग के, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप होता है, उनका मोटिवेशन अच्छा होता है। तो एंड्रोगॉजी एडल्ट की स्टडी होती है, पीडागॉजी चिल्ड्रंस के लिए जो आप स्टडी करते हैं, चिल्ड्रंस को समझने के लिए। तो जो सी पॉइंट है वो आपका पीडागॉजी के साथ जाएगा, तो इसलिए वो एंड्रोगॉजी के साथ आपका नहीं जाएगा। मोटिवेशन stems from self-esteem, confidence, recognition that comes from successful performance. आप एडल्ट्स को सपोर्ट करो, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करो, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, लेकिन ये नहीं होगा कि वो आप पे ऊपर डिपेंड होंगे। तो एंड्रोगॉजी क्या कहता है, जिसमें A B and D ऑप्शन है आपके, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू एंड्रोगॉजी। तो यही आपका आंसर है। अ टीचर इज एक्सप्लेनिंग अबाउट अ मॉडल ऑफ चेंज। टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है? एक मॉडल ऑफ चेंज एक्सप्लेन कर रहा है। एग्जाम्पल क्या दिया टीचर ने? कन्वर्टिंग अ क्यूब ऑफ आइस इनटू अ कोन ऑफ आइस। दैट मीन्स कि आपने क्यूब ऑफ आइस को कन्वर्ट कर दिया कोन ऑफ आइस में। तो टीचर किस चीज की बात कर रहा है?
किस मॉडल की बात कर रहा है वो? कर्ट लेविन के मॉडल की बात कर रहा है, कॉटर्स मॉडल, कबलर्स रोज मॉडल, या फिर जेफ हार्ट्स मॉडल? देखिए यहाँ बात की जा रही कर्ट लेविन्स के मॉडल ऑफ चेंज की, जिन्होंने 3 स्टेज मॉडल दिया था। और लेविन्स ने जो मॉडल ऑफ चेंज दिया था, उसमें फर्स्ट था इनका अनफ्रीज, सेकंड इज चेंज, एंड द थर्ड वन इज रीफ्रीज। दैट मीन्स अनफ्रीज का क्या मतलब था? जब आप अपने इंस्टीट्यूशन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक चेंज लाना चाहते हैं, कोई भी एक डिजायर चेंज, दैट मीन्स जो जरूरत है आपके इंस्टीट्यूशन की, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। राइट, जब आपने उसको प्रिपेयर कर लिया कि आपको ये चेंज लेके आना है, दैट मीन्स तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने चेंज बना लिया कि आपको क्या चेंज लेना है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर देखेंगे कि उसके इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या डिजायर्ड चेंज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज इज अ लेवेंस मॉडल ऑफ चेंज। इसकी मैंने कंप्लीट थ्योरी दी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर यही चीजें डिफाइन की गई हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कर्ट लेविन्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्यूरेशन ऑफ मास्टर ऑफ एजुकेशन विच इज M8 प्रोग्राम हैज बीन इंक्रीज्ड टू 2 years बाय द NCT, वाइड इट्स रेगुलेशन ऑफ? किस ईयर में हुआ था ये कि M8 जो था आपका 1 साल से 2 साल का हो गया? ये आपका हुआ था 2014 में। जो मास्टर्स की आपकी एजुकेशन ट्रेनिंग की जो प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो 2 years हो गई थी इन इंडिया। The statutory body to set norms and standards for teacher education in special education। देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्यूटरी बॉडी की बात कर रहे हैं, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं टीचर एजुकेशन में, लेकिन एक स्पेसिफिक फील्ड में कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन में। तो वो कौन करेगा? रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया करेगा, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विच इज RCI, नेशनल काउंसिल ऑफ रिहेबिलिटेशन एजुकेशन, या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो वो कौन करता है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आपका स्पेशल एजुकेशन पे पूरा पूरा काम करता है, नॉर्म्स बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना, किस तरह के टीचर्स होने चाहिए, किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, तो ये सब चीजें कौन देखता है? RCI। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो नेशनल काउंसिल है टीचर एजुकेशन, वो किसके थ्रू हेड की गई है, की जाती है? चेयरपर्सन, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, या फिर हमारे सेक्रेटरी? तो क्या कौन होते हैं उसके? चेयरपर्सन होते हैं, NCT। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट कवर्ड अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? तो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है? टेक्निक कह रहा है वो वाली जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कवर नहीं होती, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछ रहा है आपसे। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है आपकी? सिंपल, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, या सिस्टमैटिक लिखना था, मैं सिंपल लिख दिया, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और कौन सी होती है हमारी? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है इसमें, पर्पजिव सैम्पलिंग, इंसिडेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ये सब किसकी होती है? आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी की। तो अपने आप आपकी निकल के आ गई यहाँ पे। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग किसकी होती है? आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। क्लस्टर सैम्पलिंग, तो ये सब सैम्पलिंग हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में, और जो पर्पजिव सैम्पलिंग है, इंसिडेंटल सैम्पलिंग है, ये सब हम किसमें पढ़ते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी में। तो आंसर आपका अपने आप निकल के आ गया, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप सही आंसर लगा के आए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी? फादर ऑफ सोशियोलॉजी के कौन थे? जॉर्ज पाइने, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे, या मैकलेवर? ये क्वेश्चन आपका पूछे जाते थे 2017 2018 में ज्यादातर। ये क्वेश्चन अब वापस पूछे जाने लगे हैं, तो इसके कौन थे आपके? अगस्त कॉम्टे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जो जाने जाते थे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। और ये था मेरा आज का लेसन, एंड इन द नेक्स्ट लेसन मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो रिसर्च और उससे भी बिलोंग करते होंगे। सो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।